नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने पाठ जॉर्ज पंचम की नाक शुरू किया था। जैसे ही भारतीय सरकार को रानी एलिज़ाबेथ के भारत आने की सूचना मिली तो सरकारी अफसरों में यह चिंता हो गई कि रानी जब जॉर्ज पंचम की बिना नाक वाली लाट अर्थात मूर्ति को देखेंगी तो उनके सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जॉर्ज पंचम की उसी लाट की नाक के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया, जिसने कहा कि मूर्ति में प्रयोग होने वाले पत्थर के बारे में जानकारी यदि हो तो मैं उस तरह की नाक बना सकता हूँ, लेकिन मूर्ति में प्रयोग होने वाले पत्थर के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली। अब आगे बढ़ते हैं। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। यहाँ पर हुक्कामों का अर्थ है सरकारी अधिकारी तथा दारोमदार का अर्थ है कार्यभार की किसी भी सूरत में आपको यह काम करवाना है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। मसला का अर्थ है समस्या। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोजने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। अर्थात मूर्तिकार ने कहा कि मूर्ति के पत्थर की खोज के लिए मैं हिंदुस्तान के हर कोने में हर पहाड़ पर्वत पर जाऊंगा तथा उस पत्थर की खोज करूंगा जिससे मूर्ति बनी है तथा उस पत्थर को लाकर उसकी नाक बना दूंगा। तथा सभापति ने भी खुश होकर हिंदुस्तान के विषय में कहा कि हिंदुस्तान में सारी चीज़ें मिलती हैं। सभापति का यह छोटा सा भाषण अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश अर्थात उदास, निराश। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत का अर्थ है बेइज्जती, इंसल्ट। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है हमारी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अर्थात मूर्तिकार को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जॉर्ज पंचम की लाट के समान का पत्थर नहीं मिला था, तो उसने आकर अपनी परेशानी बता दी थी कि यह पत्थर विदेशी है, यह हिंदुस्तान में नहीं है। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक वैसे उसे उतार लिया जाए। सब ने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। जैसा कि ऊपर की पंक्तियों में मूर्तिकार ने सभापति को यह एक उपाय बताया कि हमारे देश में जो अनेक मूर्तियां हैं देशभक्तों की या नेताओं की, उनमें से हम
जॉर्ज पंचम की लाट के समान की नाक उतार लेते हैं, तो सभापति अर्थात शासकीय अधिकारियों ने भी केवल इसी चिंता में कि एलिजाबेथ के सामने हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी अगर जॉर्ज पंचम की लाट की नाक ना लगाई, तो उन्होंने यह सोचकर उन्हें आज्ञा दे दी कि तुम जाओ और देश के नेताओं की मूर्तियों की छानबीन करो और जहाँ से तुम्हें उचित लगे वहाँ से नाक उतार लो। यह हमारी सरकारी तंत्र की मानसिकता को दर्शाता है कि उस जॉर्ज पंचम की लाट की नाक के लिए हमने अपने अनेक शहीदों की, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उनकी लाट की नाक उतारने की आज्ञा दे दी थी। अर्थात जॉर्ज पंचम हमारे सरकारी तंत्र की नज़रों में हमारे देशभक्तों से भी अधिक ऊपर था, क्योंकि रानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी और उन सरकारी तंत्र के अधिकारियों के लिए जॉर्ज पंचम की नाक लगाना आवश्यक हो गया था। मूर्तिकार आज्ञा मिलने पर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सब की नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सब की नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी उससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। अर्थात सरकारी अधिकारियों से आज्ञा मिलने के बाद मूर्तिकार सारे देश में हमारे अमर शहीदों की मूर्तियों की जांच करता हुआ दौरा करके वापस आया, लेकिन उसे जॉर्ज पंचम की लाट की नाक के समान की नाक नहीं मिली। उसने हमारे सभी वीर सपूतों जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, गांधी जी, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह इत्यादि की मूर्तियां जांच की, लेकिन सब की नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। इसके पश्चात वह बच्चों की मूर्तियों के बारे में को भी देख कर आया, लेकिन बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि सरकारी तंत्र उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए चिंतित था, जिसकी नाक हमारे देश के वीर बच्चों की नाक से भी छोटी है। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी के स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार भी पैसे से लाचार था। यदि वह नाक न लगाता तो उसे पैसे नहीं मिलते।
इसलिए उसने हार नहीं मानी। एक हैरत अंगेज अर्थात बड़ा ही अजीब ख्याल उसके दिमाग में आया और उसने फिर से अपनी शर्त दोहराई कि अखबार वालों तक यह खबर ना पहुँचे। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना बताई। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। कहने का अभिप्राय है कि मूर्तिकार ने सरकारी हुक्कामों अर्थात मीटिंग के सदस्यों को यह उपाय सुझाया कि हमारे देश की जो 40 करोड़ की जनता है उसमें से किसी की नाक काटकर लगा दी जाए तो हमारी समस्या का हल हो जाएगा। मूर्तिकार की बात सुनकर वहाँ सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। अचकचाया का अर्थ है चौंक उठना या भौचक्का होना, हैरान होना, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। इन पंक्तियों का अभिप्राय है कि रानी एलिजाबेथ के सामने जॉर्ज पंचम की नाक लगाने तथा अपनी इज्जत बचाने की खातिर सभा के सदस्यों ने किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाने की आज्ञा भी दे दी। अर्थात अपनी इज्जत बचाने के लिए वह किसी जीवित व्यक्ति की नाक कटवाने के लिए भी तैयार हो गए, जो कि उनकी मानसिकता की गुलामी को दर्शाता है। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, जो कि उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। अर्थात अखबारों में यह खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक की समस्या हल हो गई है तथा वह लग जाएगी। नाक लगने से पहले उसके पास जो तालाब था उसे सुखाकर उसमें से सारी गंदगी अर्थात काई जो वहाँ थी वह निकाली गई तथा साफ़ पानी उसमें डाल दिया गया ताकि जो भी जिंदा नाक लाट पर लगाई जाने वाली थी वह न सूखे। मूर्तिकार ने सभा के सदस्यों को उपाय तो सुझा दिया था, लेकिन वह परेशान था कि जिंदा नाक वह कहाँ से लाए। इसके लिए उसने सभा के सदस्यों से कुछ और मदद मांगी, जो उसे दे दी गई। अर्थात कुछ समय की मांग की कि मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए, लेकिन उसे साथ ही यह भी बताया गया कि एक ख़ास दिन अर्थात रानी एलिजाबेथ के आने से पहले नाक अवश्य लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी,
कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। तो अंतिम गद्यांश में अर्थात पंक्तियों में बताया गया है कि रानी एलिजाबेथ के आने से ठीक एक दिन पहले जॉर्ज पंचम की नाक लग गई तथा अखबारों में यह खबर छपी कि लॉर्ड की नाक बिल्कुल जिंदा नाक जैसी लगती है। लेकिन उस दिन किसी अखबार में किसी के स्वागत सत्कार के बारे में या किसी उद्घाटन के बारे में कोई खबर नहीं छपी थी। इन पंक्तियों से का यह भाव है कि रानी एलिजाबेथ भारत नहीं आई थी। उनका आने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था और हमारे सरकारी तंत्र के लोग जो विदेशी मानसिकता की गुलामी से पीड़ित थे, उन्होंने एक बुद्ध की अर्थात जॉर्ज पंचम के बुद्ध की नाक लगाने के लिए किसी जिंदा व्यक्ति की नाक की बलि चढ़ा दी थी। धन्यवाद।